डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने औरंगजेब के रेन के बारे में डिस्कस किया था, जो 1707 में उनकी डेथ के साथ एंड हुआ। हमने देखा कि औरंगजेब के रेन में मुगल एम्पायर अपने पीक टेरिटोरियल लिमिट्स तक पहुंचा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि उन्हीं के रेन के दौरान मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था। उनकी हार्श और इंटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज के कारण रीजनल एम्बिशंस को बढ़ावा मिला और कई रीजन्स में रिबेलियंस देखने को मिले। इन्हीं रिबेलियंस ने एम्पायर में एक इंटरनल वीकनेस क्रिएट कर दी। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच औरंगजेब की डेथ हो गई, जिसके चलते एम्पायर और वल्नरेबल हो गया। हालांकि मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 तक रूल किया। आज की इस कहानी में हम औरंगजेब के सक्सेसर्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि एम्पायर के डिक्लाइन होने के क्या कारण रहे। शुरू करते हैं औरंगजेब के सक्सेसर बहादुर शाह से। बहादुर शाह 1707 टू 1712। औरंगजेब की डेथ के बाद उनके 3 बेटों के बीच थ्रोन के लिए वॉर हुआ, जो करीब 2 साल तक चला। इस वॉर में उनके सबसे बड़े बेटे बहादुर शाह विक्टोरियस हुए और उनके सक्सेसर बने। बहादुर शाह एक लर्नेड, डिग्निफाइड और एबल पर्सन थे, जो कॉम्प्रोमाइज और कंसिलिएशन की पॉलिसी को फॉलो करते थे। इनके रेन में औरंगजेब की कुछ नैरो माइंडेड पॉलिसीज का रिवर्सल भी देखने को मिला। हिंदू चीफ्स और राजाज की तरफ उनका एटीट्यूड काफी टॉलरेंट था। उनके रेन में कोई भी टेम्पल डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। उन्होंने राजपूत्स, मराठास और जाट्स की तरफ एक पैसिफिस्ट पॉलिसी यानी शांति की पॉलिसी बनाई। शुरुआत में उन्होंने आम्बेड और मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत स्टेट्स पर कंट्रोल बढ़ाने का डिसाइड किया। इस मेजर के लिए उनको स्टिफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। अपनी गलती मानकर उन्होंने इन स्टेट्स के साथ सेटलमेंट कर लिया। मराठा सरदार्स के साथ भी उनका कंसिलिएशन हाफ हार्टेड ही था। उन्होंने मराठास को डेक्कन का सरदेशमुखी ग्रांट तो किया, लेकिन चौथ ग्रांट नहीं किया, जिसके चलते वो फुली सेटिस्फाइड नहीं थे। चौथ और सरदेशमुखी एक तरह के लैंड टैक्सेस थे। उन्होंने फेमस मराठा रूलर संभाजी के सन शाहू को राइटफुल किंग मानने से भी इनकार कर दिया। इसके चलते मराठास में किंगडम की सुप्रेमेसी के लिए लड़ाई चलती रही और डेक्कन स्टेबल नहीं हो पाया। 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद 1710 में सिख्स ने एक बार फिर बंदा बहादुर की लीडरशिप में रिवोल्ट किया। इस रिवोल्ट के अगेंस्ट एम्परर ने स्ट्रांग मेजर्स लेने का डिसीजन लिया। इसके बावजूद इस रिवोल्ट को सप्रेस नहीं कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में भी बहादुर शाह के रेन में फर्दर डिटीरियोरेशन हो चुका था। 1712 में उनकी डेथ हो गई और एम्पायर एक बार फिर से सिविल वॉर में चला गया। बहादुर शाह की डेथ के बाद आने वाले समय में मुगल पॉलिटिक्स में एक नया एलिमेंट आया। अभी तक सिर्फ रॉयल प्रिंसेस के बीच ही कॉन्टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब एम्बिशियस नोबल्स भी डायरेक्ट कंटेंडर्स बन चुके थे और प्रिंसेस को सिर्फ कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके थ्रोन पर कब्जा करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रूलर जहांदर शाह के बारे में। जहांदर शाह 1712 टू 1713। बहादुर शाह की डेथ के बाद उस समय के सबसे पावरफुल नोबल जुल्फिकार खान की मदद से जहांदर शाह थ्रोन के सक्सेसर बने। वो एक वीक एम्परर थे, जो सिर्फ प्लेजर में डूबे रहते थे। गुड मैनर्स, डिग्निटी और डिसेंसी की उनमें कमी थी। सारा एडमिनिस्ट्रेशन जुल्फिकार खान के हाथ में था, जो वजीर बन चुके थे। उन्होंने औरंगजेब की पॉलिसीज को रैपिडली रिवर्स करना चाहा। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह था कि उन्होंने जिजिया को अबॉलिश कर दिया। राजपूत राजाज और मराठा सरदार्स के साथ वो फ्रेंडली रिलेशंस रखना चाहते थे। जुल्फिकार खान ने लगातार बढ़ती जागीर्स को रोककर स्टेट के फाइनेंसेस को इंप्रूव करने की कोशिश की। उनकी एक बैड पॉलिसी भी थी, जिसमें उन्होंने इजारा सिस्टम को स्टार्ट किया। इजारा सिस्टम यानी रेवेन्यू फार्मिंग। मिडलमैन और रेवेन्यू फार्मर्स अब पेजेंट से मन चाह मनी कलेक्ट कर सकते थे और स्टेट को एक फिक्स इनकम देनी होती थी। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू हाईएस्ट बिडर को दी जाती थी, जो कि एक बहुत ही अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस थी। इसके चलते पेजेंट्स का ऑपरेशन बढ़ गया। जहांदर शाह के सक्सेसर थे फारूक सियार। आइए देखते हैं उनके रेन के बारे में। फारूक सियार 1713 to 1719।
1713 में फारूक सियार ने जहांदर शाह को आगरा में डिफीट करके थ्रोन पर सक्सीड किया। फारूक सियार ने अपनी सक्सेस का श्रेय सैयद ब्रदर्स यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बराह को दिया। जल्द ही दोनों ब्रदर्स ने स्टेट अफेयर्स में एक डोमिनेंट रोल हासिल कर लिया। फारूक सियार एक वीक रूलर थे, लेकिन सैयद ब्रदर्स को वो फ्री हैंड नहीं देना चाहते थे और एक पर्सनल अथॉरिटी चाहते थे। दोनों के बीच लंबी स्ट्रगल चली और फाइनली 1719 में सैयद ब्रदर्स ने एम्परर को थ्रोन से हटाकर मार दिया। फारूक सियार ने पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश किया और 1717 में ब्रिटिश को फेमस फरमान्स दिए, जो आगे चल के बैटल ऑफ प्लासी का मेन कारण बने। फारूक सियार के बाद सैयद ब्रदर्स ने 1 साल के अंदर ही 2 एम्परर्स बनाए। रफीउद दराजत, जिन्होंने मुगल्स में सबसे छोटे समय के लिए रूल किया, और रफीउद्दौला, जिन्होंने शाहजहां II का टाइटल अडॉप्ट किया। वो एक ओपियम एडिक्ट थे। रफीउद्दौला की डेथ सितंबर 1719 में हो गई और अब सैयद ब्रदर्स ने मोहम्मद शाह को थ्रोन पर बैठाया। आइए देखते हैं उनके रेन के बारे में। मोहम्मद शाह 1719 टू 1748। फारूक सियार के तीनों सक्सेसर्स सैयद ब्रदर्स के हाथ की सिर्फ एक कठपुतली मात्र थे। मोहम्मद शाह को अपनी लग्जोरियस लाइफस्टाइल के कारण रंगीला का टाइटल भी दिया गया। उनके रेन के स्टार्ट में ही नोबल्स का पावरफुल ग्रुप निजामुल मुल्क की लीडरशिप में उभर कर आया। ये ग्रुप सैयद ब्रदर्स की बढ़ती पावर से जेलस थे। एम्परर के मर्डर के कारण एम्पायर में दहशत फैली हुई थी। एम्परर मोहम्मद शाह भी खुद को सैयद ब्रदर्स के कंट्रोल से हटाना चाहते थे। 1720 में फाइनली सैयद ब्रदर्स का एंड हुआ, जो इंडियन हिस्ट्री में किंग मेकर्स के नाम से फेमस हुए। मोहम्मद शाह का 30 साल का रेन एम्पायर को बचाने का लास्ट चांस था। आम जनता के बीच मुगल प्रेस्टीज भी अब एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर था। मुगल आर्मी और स्पेशली मुगल आर्टिलरी अभी भी स्ट्रांग फोर्स थी। मराठा सरदार्स अभी भी साउथ में कन्फाइंड थे और राजपूत स्टेट्स मुगल्स के लॉयल थे। इस कंडीशन में एक स्ट्रांग और फार साइटेड रूलर नोबिलिटी के सपोर्ट के साथ खराब होती सिचुएशन को रोक सकता था। लेकिन मोहम्मद शाह एक वीक माइंडेड पर्सन था और सिर्फ लग्जरी में उनका ध्यान था। जब निजामुल मुल्क की कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं बदला, तो 1724 में निजामुल मुल्क ने एम्पायर को अपने फेट पर छोड़ दिया और साउथ में जाकर डेक्कन में हैदराबाद स्टेट को एस्टैब्लिश किया। दूसरे पावरफुल और एम्बिशियस नोबल्स ने भी अपने लिए सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कार्व आउट करना स्टार्ट कर दिया। बंगाल, हैदराबाद, अवध और पंजाब में हेरेडिटरी नवाब्स का राइज हुआ, जिन्होंने मुगल अथॉरिटी की तरफ सिर्फ एक नॉमिनल एलिजियंस शो किया। हर तरफ पेटी जमींदार्स, राजाज और नवाब्स ने रिबेलियन और इंडिपेंडेंस शो किया। मराठा सरदार्स ने भी अपना नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया और मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को ओवररन कर दिया। इतना कम नहीं था कि इसी बीच 1739 में इरानियन इन्वेडर नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड कर दिया। नादिर शाह इंडिया की वेल्थ से अट्रैक्टेड था। 1739 में बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह ने मुगल आर्मी को क्रशिंग डिफीट दी और दिल्ली में एक टेरेबल मैसेकर करवाया। इसके बाद ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लूट और इंडस के वेस्ट की टेरिटरी का पोजेशन लेकर वापस चला गया। वो फेमस कोहिनूर डायमंड और शाहजहां की पीकॉक थ्रोन भी ले गया। ये लूट इतनी ज्यादा थी कि उसने अपने एम्पायर के 3 साल के टैक्सेस पे कर दिए। उसकी इन्वेजन ने मुगल एम्पायर को इमेंस डैमेज किया और उसकी प्रेस्टीज को खत्म कर दिया। और तो और एम्पायर की हिडन वीकनेसेस को मराठा सरदार्स और फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज के सामने उजागर कर दिया। मोहम्मद शाह की डेथ 1748 में हुई और एम्पायर एक बार फिर बिटर स्ट्रगल्स और सिविल वॉर्स में उलझ गया। मोहम्मद शाह की डेथ के बाद उनके 3 सक्सेसर्स का रेन काफी छोटे समय के लिए रहा। आइए एक नजर उनके रेन पर डालते हैं। अहमद शाह 1748 टू 1754, जिन्होंने एम्पायर के अफेयर्स को क्वीन मदर उधम बाई के हाथों में छोड़ दिया। वो एक पुअर इंटेलेक्ट की लेडी थी, जिसके कारण एम्पायर का डेग्रेडेशन ही हुआ। आलमगीर II ने 1754 में थ्रोन को सक्सीड किया। वो जहांदर शाह के ग्रैंडसन थे। उनके रेन के दौरान 1757 में इरानियन इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली ने इंडियन इन्वेजन किया। उनके रेन के दौरान ही 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई
उनके सक्सेसर थे शाहजहां द थर्ड, जिन्होंने 1758 से 1759 तक रूल किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सक्सेसर शाह आलम टू के बारे में। शाह आलम टू 1759 to 1806। शाह आलम टू के रेन में दो डिसाइसिव बैटल्स हुई। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को डिफीट किया और मुगल एम्परर को कंट्रोल करने के उनके एम्बिशन को तोड़कर रख दिया। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें शाह आलम टू ने बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजाउद्दौला के साथ अलायंस करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर वॉर छेड़ दिया। ब्रिटिश ने उनके अलायंस को डिफीट कर दिया। डिफीट के बाद उनको ब्रिटिश की प्रोटेक्शन में इलाहाबाद में रहना पड़ा। 1803 में ब्रिटिश ने दिल्ली में कब्जा किया और इसके बाद मुगल एम्परर्स सिर्फ ब्रिटिश के पेंशनर्स की तरह ही रह गए। शाह आलम टू के सक्सेसर थे अकबर द सेकंड, जिन्होंने 1806 से 1837 तक रूल किया। उन्होंने ही राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया। 1835 में मुगल एम्परर्स के नाम पर मिंट होने वाले कॉइन्स को स्टॉप कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर 1837 to 1857। दोस्तों, मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर। 1857 की रिवोल्ट में उनको इंडिया का एम्परर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उनको ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया और एग्जाइल में रंगून भेज दिया। 1862 में उनकी डेथ हो गई। लीगल टर्म्स में देखा जाए तो नवंबर 1, 1858 में क्वीन विक्टोरिया के डिक्लेरेशन के साथ मुगल एम्पायर का एंड हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी औरंगजेब से लेकर मुगल एम्पायर के एंड की। अभी तक हमने सभी रूलर्स के रेन में हुए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में देखा। दोस्तों, मुगल एम्पायर को वर्ल्ड हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट एम्पायर्स के रूप में देखा जाता है। इतने बड़े एम्पायर के डिक्लाइन को समझना जरूरी है। आइए देखते हैं कि वो क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिनके कारण मुगल एम्पायर औरंगजेब के स्ट्रॉन्ग रेन के बाद लगभग 40 सालों में ही अपनी अथॉरिटी खो बैठा। रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जैसा कि हमने बताया कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन औरंगजेब के रेन में ही शुरू हो चुका था। उन्होंने एक ऑलरेडी ह्यूज एम्पायर को इनहेरिट करने के बाद भी फर्दर एक्सपेंशन करना चाहा। लैक ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और कंट्री के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के कारण एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना मुश्किल था। मराठास की रीजनल ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट न करना उनका बेसिक फेलियर था। शिवाजी और बाकी मराठा सरदार्स को क्रश करना आसान नहीं था, जो औरंगजेब समझ नहीं पाए। इस कैंपेन में एम्पायर के रिसोर्सेज का ड्रेन हुआ और डेक्कन के ट्रेड और इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। राजपूत के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स के भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस रहे। राजपूत अलायंस मुगल स्ट्रेंथ के मेन पिलर्स में से था। राजपूत की अथॉरिटी को रिड्यूस करने के शॉर्ट साइटेड अटेम्प्ट और उनके अगेंस्ट वॉर ने एम्पायर को फर्दर वीक कर दिया। सतनामीज, जाट्स और सिख्स की पॉपुलर अपराइजिंग्स ने औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज किया। औरंगजेब की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और हिंदूज की तरफ उनकी पॉलिसीज ने एम्पायर की स्टेबिलिटी को सीरियस डैमेज दिया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के रेन में एक सेक्युलर स्टेट का सेटअप था, जो औरंगजेब के रेन में रिवर्स था। उन्होंने जजिया को फिर से इंपोज किया, टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन किया और हिंदूज पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए। औरंगजेब ने कई प्रॉब्लम्स को अनसॉल्व्ड छोड़ा, लेकिन सिचुएशन वर्स हुई उनकी डेथ के बाद हुए वॉर्स ऑफ सक्सेशन के कारण। सक्सेशन के फिक्स्ड रूल के एब्सेंस में मुगल एम्पायर लगातार प्रिंसेस के बीच हुए सिविल वॉर से घिरा रहा। 18th सेंचुरी में ये वॉर्स बहुत ही फियर्स और डिस्ट्रक्टिव होते चले गए, जिनमें लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता था। इन सिविल वॉर्स के कारण एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। नोबिलिटी भी अब एक वॉर ग्रुप में कन्वर्ट हो गई। कई लोकल चीफ्स और ऑफिशियल्स ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके ऑटोनॉमी पाने की कोशिश की। औरंगजेब के रूल की वीकनेसेस और वॉर्स ऑफ सक्सेशन से हुई प्रॉब्लम्स के बाद भी एम्पायर उभर पाता अगर कोई फार साइटेड, एबल और एनर्जेटिक रूलर थ्रोन पर आता। लेकिन बहादुर शाह के बाद एकदम वर्थलेस, वीक विल्ड और लग्जरी लिविंग नोबल्स ही थ्रोन पर बैठे। मुगल एम्पायर की स्ट्रेंथ
नोबिलिटी की ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टर पर डिपेंडेंट थी। एक अलर्ट, एफिशिएंट और लॉयल नोबिलिटी एम्पायर को बचा सकती थी, लेकिन उनके कैरेक्टर में भी डेग्रेडेशन हो चुका था। वो भी अब ईज लविंग और लग्जरी के आदी हो चुके थे। उनकी सेल्फिशनेस और स्टेट की तरफ लैक ऑफ डिवोशन के कारण करप्शन बढ़ गया था। आपसी लड़ाई झगड़े के कारण एम्पायर एग्जॉस्ट हो गया था और फॉरेन कॉन्करर्स के सामने इजी टारगेट बन गया। नोबिलिटी की बढ़ती सेल्फिशनेस का एक कारण था जागीर लैंड्स में कमी आना और एग्जिस्टिंग जागीरदार्स की इनकम का रिड्यूस होना। लगातार बढ़ रही नोबिलिटी अब जागीर्स लैंड्स के लिए आपस में लड़ने लगे। इसका सीधा प्रेशर पेजेंट्स पर पड़ा। जब जागीर से ज्यादा इनकम गेन करने के लिए नोबल्स उनको फोर्स करने लगे। मुगल एम्पायर के डाउनफॉल का एक बेसिक कॉज था पॉपुलेशन की मिनिमम नीड्स को सेटिस्फाई न कर पाना। इंडियन पेजेंट्स की कंडीशन 17th और 18th सेंचुरी में वर्स होती चली गई। एग्रीकल्चर में भी स्टैग्नेशन और डिटीरियोरेशन आ गया। सतनामी, जाट और सिख अपराइजिंग्स एक पेजेंट अपराइजिंग ही थी। टैक्सेस से बचने के लिए कई बार पेजेंट्स को लैंड छोड़कर जाना पड़ता था। यूरोप की तरह इंडियन इंडस्ट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी न्यू एडवांसमेंट्स नहीं हुए, जिसके चलते इंडियन इंडस्ट्री और इकोनॉमी यूरोप के कंपैरिजन में आगे नहीं बढ़ पाई। मुगल एम्पायर के डाउनफॉल का एक सोशियो पॉलिटिकल रीजन ये था कि लोगों में स्पिरिट ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म की कमी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिया में एक मॉडर्न नेशन के एलिमेंट्स नहीं थे। इंडियन होने की कोई भी फीलिंग नहीं थी। वो इस बात से बेखबर थे कि उनके कॉमन इंटरेस्ट्स थे। नेशन की जगह लोग पर्सन, ट्राइब्स, कास्ट या रिलीजियस सेक्ट्स के लिए लॉयल थे। 18th सेंचुरी में मुगल आर्मी की स्ट्रेंथ कम हो गई और डिसिप्लिन और फाइटिंग मॉरल्स की कमी आ गई। लैक ऑफ फाइनेंस के चलते लार्ज आर्मी को मेंटेन करना मुश्किल हो गया। सिविल वॉर्स में भी कई ब्रिलियंट कमांडर्स और ब्रेव और एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स की डेथ होती चली गई। मुगल एम्पायर का फाइनल ब्लो था 1739 से 1767 के बीच हुए लगातार इन्वेजन्स। इनके कारण एम्पायर की वेल्थ ड्रेन हो गई और नॉर्थ इंडिया में ट्रेड एंड इंडस्ट्री तबाह हो गई। एंड फाइनली ब्रिटिशर्स के राइज से एम्पायर के रिवाइवल की लास्ट होप भी खत्म हो गई। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा औरंगजेब के सक्सेसर्स के बारे में। हमने जाना कि किस तरह औरंगजेब के बाद लगभग 40 सालों में ही मुगल एम्पायर इररेलेवेंट हो गया। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के फैक्टर्स को हमने देखा। मुगल्स के डिक्लाइन के बाद कोई भी इंडियन पावर ग्रेट मुगल्स की हेरिटेज को क्लेम करने के लिए राइज नहीं हो पाई, क्योंकि वो एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो स्ट्रांग इनफ थे, लेकिन एम्पायर को यूनाइट करने या फिर उसकी जगह कुछ नया सेटअप करने के काबिल नहीं थे। वो एक नया सोशल ऑर्डर बना नहीं सकते थे जो वेस्ट से आए नए एनिमी के अगेंस्ट खड़ा हो पाता। ये सभी रीजनल पावर्स मुगल्स के रूल में चले आ रहे पुराने सिस्टम्स की तरह ही थे। दूसरी तरफ यूरोपियंस के पास सुपीरियर इकोनॉमिक सिस्टम था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी सुपीरियर थे। इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अब कॉलोनियल स्ट्रक्चर से रिप्लेस हो चुका था। इस ईवल से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यह हुआ कि इंडियन सोसाइटी का स्टैग्नेशन अब ब्रेक हो चुका था और नए चेंजेस देखने को मिले। भले ही इस प्रोसेस ने इंडिया में एक्सट्रीम मिजरी और नेशनल डेग्रेडेशन का विस्तार किया, लेकिन इन्हीं नए फोर्सेस ऑफ चेंज के कारण ही मॉडर्न इंडिया में डायनामिज्म आया।